तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ थ्री चार्जेस ऑफ क्यू क्यू एंड -2q are placed on three vertices of an equilateral triangle as shown, then the dipole moment of this charge system। देखिए यहां क्या बोला जा रहा है कि बोला गया है कि तीन चार्जेस हैं, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं इस तरीके से कि पहला है Q, दूसरा है Q और यहाँ पे है ये वाला -2q। बोला जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक साइड है वो किसके बराबर है, L के बराबर। तो बोला जा रहा है कि जो इक्विवेलेंट डाइपोल मूवमेंट चार्ज सिस्टम का है वो बोला जा रहा है कि √2 इंटू Q इंटू ए इसके बराबर है। अगला बोला जा रहा है कि नहीं, इसका जो वैल्यू है वो 2 इंटू क्यू इंटू ए इसके बराबर है। अगला बोला जा रहा है √3 इंटू क्यू इंटू, नाम दिया गया है साइड का, ए ही नाम रख दीजिए अगर वहां पे ए लिख रहे हैं तो, ये इसके बराबर। यहाँ पे भी √3QA और सबसे लास्ट बोला जा रहा है क्या, 3QA इसके बराबर ऐसा होगा। तो किसी सिंगल डाइपोल के बारे में ये बोला गया था कि डाइपोल का मतलब होता है कि एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, और अगर उनके बीच का दूरी 2L के बराबर है तो डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर जो डिफाइंड होता है वो कितना के बराबर, तो Q इंटू 2L इसके बराबर ऐसा। तो यहाँ एक सिंगल डाइपोल के लिए ऐसा होता है, यहाँ जो सिस्टम है उसमें एक चार्ज ना होके, एक सिस्टम ना होके टोटल 3 चार्ज है। तो ऐसे केसेस में कोशिश करना चाहिए कि क्या दो डाइपोल में इसको बांट सकते हैं। तो हाँ, -q और +q, एक सिस्टम ये बन गया कि -q और +q। तो एक -q तो और अवेलेबल है, तो एक -q और +q, तो एक और सिस्टम ऐसा बन गया। जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो बोला जाता है फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टुवार्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो पहला वाला डाइपोल मूवमेंट को अगर इस डाइपोल को 1 बोलते हैं तो P1 का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली इस डाइपोल को अगर 2 बोलते हैं तो P2 का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। और P1 और P2 के अगर बीच का एंगल देखेंगे तो ये थीटा इक्वल टू किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर है। अब वैल्यूज देखेंगे तो पार्टिसिपेटिंग चार्ज Q एंड -q, बीच का दूरी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A के बराबर, तो P1 इक्वल टू Q इंटू ए इसके बराबर। सिमिलरली अगर P2 को देखेंगे तो P2 में भी वही बात है, चार्ज का वैल्यू +q -q और बीच का डिस्टेंस A के बराबर। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं जो रिजल्टिंग डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए वो इनके वेक्टर सम से आना चाहिए। तो P1² + P2² + 2 कितना के बराबर, तो +2 cos थीटा इसके बराबर ऐसा होना चाहिए। अब यहां से P1 कितना के बराबर है, तो Q² P2 कितना के बराबर, तो Q² 2 इंटू, तो P1 P2 दो बार है तो Q² इंटू A² ये भी हो जाएगा, cos थीटा मतलब 1/2 ऐसा। तो रूट के अंदर 3 बार क्या हुआ, Q² A², तो Q और A तो बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा अंदर में ही। तो P नेट किसके बराबर,
तो √3 इंटू क्यू ए ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए जो नेट अपना क्या होने वाला है, जो नेट अपना डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट तीनों चार्ज को मिला के इस कंप्लीट चार्ज सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू। चलिए अगला जो बात हम लोगों को देखना है वो बोला जाता है क्या, वो बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो तरीके का पॉइंट हो सकता है। अगर मान लीजिए ये वाला चार्ज जो है माइनस क्यू है और ये वाला चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, इनके बीच का दूरी जो भी है, अगर सेंटर से यहां से आर डिस्टेंस इस पे जाते हैं तो कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का तो क्या बोला जाता है, ये वाला जो लाइन है इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस, ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल जिधर की ओर डाइपोल मूवमेंट होगा। और ये वाले लाइन को बोला जाता है क्या, ये वाला लाइन को बोला जाता है इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो अगर हम लोग एक डाइपोल के सेंटर से आर दूरी चले जाएं एक्सिस की ओर, तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसका वैल्यू होता है 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, इसके बराबर, जहां पे कि ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन सेम डायरेक्शन, किसके साथ, इन सेम डायरेक्शन एज पी वेक्टर, कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना के बराबर और के का वैल्यू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि अगर एक्सिस वाले पॉइंट पे देखे तो इतना का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सिमिलरली ये अगर एक्सिस पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेटर पे क्या होगा, तो इक्वेटर वाले पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटर पे होता है वो kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब इसके बराबर, कि एक्सिस पे और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो उनका वेरिएशन सेम तरीका से नहीं होता है, यहाँ 2 है वहां नहीं है। और इक्वेटर पे एक और अलग चीज है कि इन द इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, कि अगर एक्सिस वाले किसी पॉइंट पे देखे कि अगर मान लीजिए ये डाइपोल है तो डाइपोल से अगर आर डिस्टेंस जाएंगे तो जिधर की ओर डाइपोल मूवमेंट है उधर की ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर इक्वेटर पे देखेंगे तो डाइपोल मूवमेंट ऐसा है तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है, कि एक्सिस और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो इसके बराबर। नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन सब पूछा गया है, यहां तक पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के पावर कितना पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के पावर -3 पे डिपेंड करता है। चलिए इसी आधार पे क्वेश्चन करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ distance r from the center on the axis of dipole is E, then the value of electric field at a distance of 2r on the equator of dipole
फ्रॉम द सेंटर, कि यहां पे बोला जा रहा है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना के बराबर होगा। तो पहला बोल रहा है E/4 के बराबर होगा, दूसरा बोल रहा है नहीं E/8 के बराबर होगा, तीसरा बोल रहा है बराबर, सबसे लास्ट बोला जा रहा है E/32 के बराबर। तो देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि अगर एक डाइपोल है ऐसा -q + q, तो यहां पे अगर एक्सिस पे बोला गया है कितना दूर गया है, तो एक्सिस पे जो दूरी गया है वो r के बराबर गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितना आया है, E के बराबर आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होता है वो होता है 2 × इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के, जिसका मतलब 1/4πε0 इसके बराबर। तो ये और एक्सिस पे कितना दूर गया है इसके बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस होना चाहिए कि एक्सिस पे r दूरी गया है, तो ऐसा। अब देखिए अगर इक्वेटर की बात किया जाए तो इक्वेटर पे क्या बोला है कि इक्वेटर पे r दूरी नहीं गया है, 2r दूरी गया है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो Kp डिवाइडेड बाई इक्वेटर वाले लाइन पे कितना दूर गए हैं उसके क्यूब के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वेटर पे देखेंगे तो यहाँ पे Kp डिवाइडेड बाई इक्वेटर पे कितना दूर गया है, तो इक्वेटर पे आप देखेंगे तो इक्वेटर पे जो ये दूरी गया है वो किसके बराबर गया है, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये 2r के बराबर गया है और इसका होल क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर जो होना चाहिए वो Kp डिवाइडेड बाई 8r³ ऐसा होना चाहिए कि इक्वेटर पे इतना दूर चला गया। तो ऐसे एक्सिस का पता था कि r दूरी पे Kp/r³, तो इक्वेटर पे 2r दूरी जाने से क्या होना चाहिए, Kp बाई नीचे में दूरी यहाँ पे तो जो इक्वेटर पे है 2r के बराबर उसका क्यूब। अब अगर हमको चाहिए इक्वेटर का बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, अगर ऐसा हम लोग डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर किसके बराबर आया है, तो Kp डिवाइडेड बाई 8r³ इसके बराबर। इक्वेटर पे नीचे में 2r डिस्टेंस था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस तो r दूरी ही था और एक्सिस का तो फॉर्मूला होता है ऊपर में 2, तो ये ऐसा हुआ। देखिए Kp/r³, Kp/r³ यहां भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर निकालना है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, E के बराबर है। यहां से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे E के बराबर है, नीचे में 8 × 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर जो होना चाहिए वो E डिवाइडेड बाई 16 इसके बराबर होना चाहिए। कि अगर r दूरी जाने से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला है, तो अगर इक्वेटर पे 2r दूरी आगे बढ़ेंगे तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो E/16 का बराबर होगा क्या, किसी इक्वेटर वाले पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इक्वेटर, अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है, एक के लिए 2Kp/r डिस्टेंस कितना है, दूसरे के लिए Kp/r, तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम बने हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जो अगला बात है डाइपोल से रिलेटेड वो क्या है, अगला बात जो डाइपोल से रिलेटेड है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड टॉर्क। कि देखिए यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाके किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था और वहां पे लाके क्या किया गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। तो जरूरी तो नहीं है डाइपोल को एकदम फील्ड के पैरेलल ही रखे या 90 डिग्री पे ही रखे। तो एक जनरल केस ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो रखा गया है इस तरीके से रखा गया है
कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट P है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है एक्सिस के साथ। हम लोग जानते हैं कि अगर F नाम का कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो Q इंटू ई के बराबर का फोर्स लगना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो उसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बोला जाता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है, और निगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही चार्जेज पे लगने वाले फोर्स को देखे तो फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे हैं कि यहां से जो आपका पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही निगेटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है। तो लगने वाला नेट फोर्स जो हो रहा है उसका वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर आ रहा है। लेकिन यहां पे अगर हम लोगों को बोले कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो यहां के ऊपर इस डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है। जो टॉर्क इस डाइपोल को ऐसे घुमाना चाहेगा, और टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E का क्रॉस प्रोडक्ट। तो डाइपोल पे लगने वाला जो टॉर्क होता है वो PE साइन थीटा इसके बराबर डाइपोल के ऊपर, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क के लिए कुछ स्पेशल केस है कि पहला स्पेशल केस है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में टोटली अलाइन हो डाइपोल, तो साइन तो 0 डिग्री 0 के बराबर। तो टॉर्क 0 कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की ओर है और डाइपोल मूवमेंट जिधर की ओर है वो दोनों पैरेलल हो जाए। दूसरा क्या है, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल मूवमेंट P एक दूसरे का ठीक उल्टा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मूवमेंट इधर है, तब भी क्या होता है, टॉर्क 0 के बराबर होता है। और टॉर्क जो सबसे ज्यादा होता है वो किसके लिए, तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब जो डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इसके ठीक परपेंडिकुलर अगर एक डाइपोल को रखेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, फोर्स तो 0 ही है, तो सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, साइन 90 ही सबसे ज्यादा 1 के बराबर होता है। तो ऐसे केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, केवल और केवल P इंटू ई का टॉर्क लगेगा। ये आपका टॉर्क का वैल्यू है किसमें, जो डाइपोल को अगर बाहर से किसी फील्ड में रखा जाए तो डाइपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर, और टॉर्क जो होता है वो प्री क्रॉस ई पी साइन थीटा इसके बराबर इस तरीके का होता है। चलिए अगला बात देखते हैं। तो अगला बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जैसे हम लोग बोले कि जरूरी नहीं है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसा हो तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओरिएंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना का एंगल, थीटा का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो किसका पोटेंशियल एनर्जी U का वैल्यू होता है, तो U का वैल्यू देखोगे तो माइनस P डॉट E, देखिए टॉर्क जो है
वो क्रॉस प्रोडक्ट था, और ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो इसकी वैल्यू जो होना चाहिए माइनस क्या, माइनस पीई कॉस थीटा, इसके बराबर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होगा। एक टॉपिक होता है मैग्नेटिक डाइपोल, तो जैसे ये है वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है बार मैग्नेट। जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो सभी के सभी फॉर्मूला जो जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में आया है वैसा ही एज इट इज किस में आता है, मैग्नेटिक डाइपोल में भी आता है। तो U इक्वल टू अगर मान लीजिए इतना के बराबर है, तो कभी कोई अगर बोले कि डाइपोल को घुमाना है, तो डाइपोल को घुमाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। और ये जो वर्क डन होगा डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए वो डेल्टा U के बराबर होगा। मतलब इसका वैल्यू होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इसके बराबर। अगर यहाँ पे फिर से स्पेशल केसेस को देखें तो पहला केस देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो माइनस पीई कॉस थीटा U इक्वल टू माइनस पीई, इसको माना जाता है क्या कि ये सबसे कम एनर्जी का क्या है, U का मिनिमम वैल्यू है। और सिंस ये U का मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ टॉर्क तो 0 था, वो तो पहले प्रीवियस केस में ही देखे हैं। इस जगह को क्या बोला जाता है, इस जगह को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है। इस जगह पे दुनिया में आदमी सबसे स्टेबल उसी समय होता है जब उसके ऊपर फोर्स या टॉर्क 0 हो और उसका एनर्जी सबसे कम हो। तो यहाँ टॉर्क 0 है, ये बात तो प्रीवियस केस में ही देखे थे कि पीई साइन थीटा था टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरे वाले को देखेंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर U का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो U होना चाहिए उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस पी कॉस थीटा। तो एक माइनस यहाँ का और उधर कॉस थीटा के पास भी तो एक माइनस है, तो माइनस यहाँ का देखिए ये आया U एट 180 डिग्री। यहाँ पे जो है टॉर्क तो 0 है, ये बात जानते हैं कि टॉर्क यहाँ 0 है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा यही पे होता है। इस ओरिएंटेशन को नाम दिया जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि यहाँ का इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। सबसे लास्ट केस जो है वो हम लोग प्रीवियस केस में देखे थे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा था, बट पोटेंशियल एनर्जी को देखिएगा तो U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अगर थीटा ही 90 डिग्री है तो U इक्वल टू 0, बट 0 सबसे कम नहीं है। कहने का मतलब कि -1 0 और 1 में जो सबसे छोटा है वो -1 है, ना कि 0। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा माइनस पीई होना चाहिए, ना कि क्या 0, क्योंकि माइनस लगने का मतलब वो 0 से भी छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि an electric dipole is placed filtration parallel to an electric ओशियन का चिप field. होते P is the dipole moment and E is
तीसरे वैल्यू है का वो है आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वर्क डन required to rotate this dipole by an angle of 180 डिग्री। पहला बोला जा रहा है 0, कोई वर्क डन नहीं चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है P इंटू ई, तीसरा बोला जा रहा है 2PE, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 4PE। देखिए हम लोग क्या बोले थे कि अगर डाइपोल को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक ले जाना है तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर, और इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इसके बराबर ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको रखा कैसे गया है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पैरेलल रखा गया है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही डाइपोल मूवमेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डाइपोल का वो माइनस पी कॉस थीटा इसके बराबर। तो यू इनिशियल माइनस पी कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर है। पैरेलल टू फील्ड में देखिए यू इनिशियल माइनस पी के बराबर आ गया। ये शुरुआत का केस है। बाद में क्या बोला गया कि डाइपोल को 180 डिग्री से घुमा देना, तो 180 से घुमाएंगे तो जो चीज इधर है वो इधर आ जाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां पे देखिए u फाइनल इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा ऐसा ही होना चाहिए। तो u फाइनल को देखेंगे तो माइनस पी इंटू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, और कॉस ऑफ 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर, -1 के बराबर। तो u फाइनल देखिए कितना के बराबर, प्लस पीई के बराबर ऐसा होना चाहिए। अब वर्क डन तो हम लोग जानते ही है कि होता है u फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल है पोटेंशियल एनर्जी P इंटू ई। इसमें से क्या घटा देंगे, तो इसमें से घटा देंगे P में से किसको, तो P में से घटा देंगे। तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला का माइनस है, एक तो इसके पास खुद भी माइनस है, तो दो बार माइनस होने का मतलब कोई प्लस हो जाता है। तो एक बार P एक बार और P, आंसर क्या होना चाहिए, जो वर्क डन रिक्वायर्ड है वो 2 टाइम्स P होना चाहिए। चलिए डाइपोल से एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द वर्क डन required to rotate a dipole from the equilibrium position to an angle of 60 डिग्री विथ द फील्ड, कि पहला बार में बोल रहा है कि वर्क डन रिक्वायर्ड किसके लिए है, रोटेट करना है डाइपोल को फ्रॉम द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड इज W। देन दोनों का कंबाइन है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप दिस डाइपोल इन दिस पोजीशन। पहला बोला जा रहा है W/2 के बराबर, दूसरा बोला जा रहा है √3W/2 इसके बराबर, तीसरा बोला जा रहा है
√3W के बराबर, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 2W के बराबर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बात को समझने का कोशिश करते हैं कि शुरुआत में बोला गया है कि जिधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की ओर ही डाइपोल मूवमेंट है। तो यू इनिशियल पहले भी लिखे हैं -P cos थीटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो यू इनिशियल किसके बराबर, -PE के बराबर। फिर क्या बोला गया कि यहां से चेंज करके क्या किया गया है, यहां से चेंज करके इसको ऐसे ओरिएंट कर दिया गया है जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मूवमेंट है इसके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि जो u फाइनल होना चाहिए तो -P cos थीटा इसके बराबर, तो u फाइनल हो जाएगा -P cos थीटा मतलब 1/2, तो -PE/2। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है, तो फाइनल u है -PE/2, फिर से डबल डबल माइनस, एक -PE का माइनस और एक फॉर्मूला का माइनस, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से अगर देखते हैं तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, तो PE/2। ठीक है, वर्क डन का जो वैल्यू है वो PE/2 के बराबर मिला। ठीक है, यहां पे हमको आगे जरूरत पड़ेगा, इसीलिए लिख दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो अपना P × E, इसका वैल्यू किसके बराबर, 2W के बराबर। अब देखो हम लोगों का एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड E में फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के बैठा हुआ है, तो इस डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए, तो PE sin थीटा इसके बराबर इस पे टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क अगर इसके बराबर है तो यहां से देखिए थीटा तो पता ही है किसके बराबर है, 60 डिग्री, और देखिए PE का वैल्यू आपने निकाल के रखा हुआ है कि P × E जो है उसका वैल्यू किसके बराबर, 2W के बराबर। साइन थीटा तो साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर, 2 से 2 कट गया, तो टॉर्क जो रिक्वायर्ड होगा इसको इसी पोजीशन में रखने के लिए वो √3 × W इसके बराबर होगा। तो पहला सूचना से W का यूज करके आपको PE को निकालना था कि PE 2W के बराबर है, दूसरे इंफॉर्मेशन में आपको उस PE को यूज कर लेना था। तो ये आपका क्या हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। जो अगला चीज हम लोगों को देखना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। की देखिए दुनिया में किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोला जाता है कि किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the strength of the electric field at a point. The tangent to the electric field lines give the direction of the electric फील्ड एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पहले भी हम लोग रिप्रेजेंट करते आए हैं कि जैसे वाटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये वाटर के स्ट्रीम्स हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस से शो किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या होगी, मान लीजिए
किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या, मान लीजिए अगर 4 लाइन का मतलब ये होता है कि किसी जगह 4 लाइन है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 5 न्यूटन कूलम्ब है। तो अगर किसी पे 8 लाइन हो, किसी जगह पे ऐसे 8 लाइन हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 लाइन का मतलब होगा कि फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन कूलम्ब है। कि जितना ज्यादा फील्ड लाइन की संख्या होगी, माना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उतना मजबूत है। जितने ज्यादा वाटर के स्ट्रीम्स होंगे, माना जाएगा वहां से वाटर सबसे ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कहीं पे मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ के फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ के फील्ड का डायरेक्शन। तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब कुछ कुछ परंपरा है जिसको यूज किया गया है। तो पहला परंपरा क्या होता है कि ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ओरिजिनेट एट, कहां पे, ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ओरिजिनेट करेंगे पॉजिटिव चार्ज से। एंड दूसरा क्या माना जाता है, टर्मिनेट्स एट, कहां पे, टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके निगेटिव चार्ज पे खत्म होंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं प्लस क्यू अकेला हो तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू वाले चार्ज से क्या होंगे, ऐसे ओरिजिनेट करेंगे। कहीं माइनस क्यू अकेला हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, माइनस क्यू वाले चार्ज पे क्या करेंगे, ऐसे खत्म होंगे। कहीं पे अगर ऐसा हो कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो यहां से देखिए, यहां से फील्ड लाइंस की शुरुआत होगी। यहां से क्या होगा, फील्ड लाइंस जो होंगे माइनस क्यू पे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो माइनस क्यू पे हमेशा क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, कि प्लस क्यू से स्टार्ट होके माइनस क्यू पे। कुछ फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगे जो प्लस क्यू से माइनस क्यू ऐसे जा रहे होंगे। तो जो बोला गया, इनके ऊपर कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ कर ले तो आपको फील्ड लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मिलेगा। सबसे लास्ट बात, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दुनिया में कोई सा भी फील्ड हो, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या करेंगे, विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये बात हमेशा क्या है, हमेशा वैलिड रहेगा। तो चलिए इसके आधार पे क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ Q1 एंड Q2 आर 2 चार्जेस, कि मान लीजिए कहीं पे Q1 और Q2 जो है वो 2 चार्जेज हैं, देन विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी अ वैल्यू ऑफ Q1 बाई Q2, कि इसमें से कौन सा जो है वो वैल्यू हो सकता है। पहले दे दिया गया है कि ये है आपका Q1, ठीक है, और ये है क्या, ये है अपना Q2। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा, हम्म, हम्म, हम्म। चलिए यहां पे ऑप्शंस में क्या बोला जा रहा है कि जो है
Q1 बाई Q2 वो 3/2 है। दूसरा बोला जा रहा है -3/2 है। तीसरा बोला जा रहा है 2/3 है। सबसे लास्ट बोला जा रहा है -2/3 है। तो ये कैसे तय होगा? देखो, सबसे पहले हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज निगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव तय करने के लिए जाएंगे तो Q1 पे देखिए, यहां से फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रहा है, फील्ड लाइन की शुरुआत हो रही है। तो पता चला Q1 का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां पे देखिए फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं? तो एंड कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो टर्मिनेट करने का मतलब क्या हुआ? तो Q2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। अब देखिए, एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज निगेटिव है, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो हर हाल में निगेटिव होना चाहिए। तो ये बात गलत है, ये बात पॉसिबल है, ये बात गलत है, ये बात पॉसिबल है। ये पहला बात पता चला, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। अब देखिए, अगर Q1 को देखो तो Q1 के पास 4 ही लाइन है, और Q2 को देखो तो Q2 के पास 6 लाइन है। तो जिसके पास ज्यादा लाइन है तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहां पे देखिए, Q1 एक पॉजिटिव आदमी है, इसके पास 4 ही लाइन है, तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? +4Q। कि मान लो एक लाइन के कारण ताकत जो है वो स्मॉल q है, तो इसका 4 लाइन है तो प्लस होना चाहिए। अगर Q2 को देखेंगे तो इसके पास टोटल कितना? 6 लाइन है, बट है तो ये निगेटिव चार्ज। तो एक लाइन का पावर अगर स्मॉल q है तो 6 लाइन का पावर निगेटिव होने के कारण इतना होना चाहिए। अगर अब चेक करें Q1 बाई Q2 तो 4 लाइन वाला डिवाइडेड बाई 6 लाइन वाला, लेकिन चार्ज तो उसके ऊपर माइनस है। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो Q1 बाई Q2 जो है वो हर हाल में निगेटिव होना चाहिए। और सिंस कौन वैल्यू में Q2 ही बड़ा है कि वो 6 गुना है, 4 ही गुना है, तो वैल्यू जिसका बड़ा है उसी को क्या होना चाहिए? तो ये 3 नीचे, और आंसर ये होना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको क्या बोला जाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट बात है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले एक क्वांटिटी होती है, ऐसे तो एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे सामान्य दिनों में एरिया स्केलर क्वांटिटी है। बट बहुत बार ऐसा होगा जब एरिया को लाइक अ वेक्टर डील करना है तो क्या बोला जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, इज नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर। कि अगर एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? कि मान लीजिए ये कोई ऐसा एरिया है, तो एरिया वेक्टर का कोई डायरेक्शन पूछेगा तो वो नॉर्मल टू द एरिया ऐसे होता है। अब देखिए, ये तो एरिया वेक्टर एडिशनल चीज का जरूरत था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया गया है? तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बोला जाता है कि मान लो ऐसा कोई ऐसा रैंडम सा एरिया है, इस एरिया के ऊपर अगर अप्लाइड नॉर्मल वेक्टर ऐसा है, ये अगर छोटा सा एरिया ds है,
दिखा रहे हैं बड़ा सा कि दिखे भाई इतना बड़ा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसा है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। देखिए हमेशा जो थीटा होगा एरिया के लिए, अभी मैग्नेटिज्म में सभी जगह वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही लेना है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का डेफिनेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो ई डॉट डी एस इसका बराबर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये छोटा सा फ्लक्स है कि मान लो कहीं से बड़े से एरिया से आपने छोटा सा ds काटा है तो ये इतना के बराबर, तो डी फाई इक्वल टू किसके बराबर, ई डी एस कॉस थीटा इसके बराबर। अगर आपको टोटल फ्लक्स फाई चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए किसका, ई डॉट डी एस का। कि मान लो कोई एरिया है छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे, यहां ds यहां ds यहां ds यहां ds, तो सभी के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स को गिनती कीजिए और फाइनल फ्लक्स ऐसा होगा। अगर मान लीजिए रेगुलर शेप का एरिया है तो रेगुलर शेप का एरिया होगा, तो यहां पे देखेंगे क्या, रेगुलर शेप के एरिया के लिए कि अगर इसका एरिया ए है तो नॉर्मल एन ऐसा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे अप्लाई किया गया है, ये एंगल थीटा है, तो यहां से जो डिफाइन किया जाता है फ्लक्स को कि ई डॉट ए, इसका वैल्यू किसके बराबर, तो ई ए कॉस थीटा इसके बराबर फ्लक्स का वैल्यू होना चाहिए। कि फ्लक्स का मतलब है कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है पेनिट्रेट कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया को। चलिए इस आधार पे पहले कुछ डेफिनेशन के आधार पे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E makes an angle of 60 degree with the plane of circle of radius r, then the total electric flux of this field through this circle। पहला बोला जा रहा है कि पाई आर स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई 2। दूसरा बोला जा रहा है पाई आर स्क्वायर इंटू ई। तीसरा बोल रहा है कि √3 पाई आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई 2। सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि पाई आर स्क्वायर इंटू ई √3 पाई आर स्क्वायर इंटू ई इसके बराबर। देखिए यहां पे इन तरीके के प्रॉब्लम में जो बात बोला जा रहा है उस बात को हम लोग समझते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हमको गिवन है r के बराबर। तो रेडियस r के बराबर गिवन है तो एरिया क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर के बराबर। सही बात है, ठीक है। अब यहां से क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, देखिए एंगल किसके साथ बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो प्लेन ऑफ द सर्कल, कि ये जो सर्कल का प्लेन है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या अपना थीटा 60 डिग्री है? नहीं, हमको तो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर, हम तो इसको खोज रहे होते हैं। तो अपने यहां थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। अब अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होना चाहिए, तो ई डॉट ए को अगर निकालेंगे
तो ई डॉट ए से देखिए ई किसके बराबर तो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कॉस थीटा, तो थीटा 30 डिग्री है, ना कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बराबर। तो ई इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो कॉस 30 डिग्री जो होता है अपना √3/2 के बराबर होता है। तो यहां पे उसकी जगह क्या पुट किया गया, √3/2। तो यहां से देखिए फ्लक्स का वैल्यू तो √3e पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2 के बराबर। तो ये होना चाहिए फ्लक्स। ध्यान रखना है एंगल जो लेना है वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर के साथ लेना है। देखिए चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ द साइड ऑफ a square is a and value of applied electric field is E as shown in the figure, then the electric flux through the plane of स्क्वायर, कि प्लेन ऑफ स्क्वायर के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है वो हम लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ऐसा कोई स्क्वायर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का पैरेलल अप्लाई किया गया है, जो कि यहां से एंगल बोला जा रहा है 60 डिग्री बना रहा है। चलिए ऑप्शंस में बोला जा रहा है कि पहला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो क्या है कि ए स्क्वायर इंटू ई है, दूसरा बोला जा रहा है ए स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 है, अगला बोला जा रहा है √3a स्क्वायर ई है डिवाइडेड बाई 2 और सबसे लास्ट बोला जा रहा है 0। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये अपना स्क्वायर लूप है तो स्क्वायर लूप को यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके प्लेन में लाई कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां पे अगर कोई थीटा पूछेगा तो थीटा ही क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस व्यू में समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस स्क्वायर के प्लेन में लाई कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो थीटा ही क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर। तो अगर फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, तो यहां पे देखिए थीटा ही 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या है 0 के बराबर। और सच में यहां पे एक भी फील्ड जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सारा का सारा क्या हो रहा है छू के चला जा रहा है। तो फ्लक्स निकालने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो ये है। इसके आधार पे देखिए क्या हुआ कि एक गॉस नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना लॉ दे दिया और उसको उन्होंने बोला गॉस लॉ, कि गॉस लॉ में गॉस ने क्या बोला, गॉस ने बोला कि हम आपको एक अलग टेक्निक पढ़ा रहे हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो इन्होंने एक सरफेस को एग्जाम में अपने सामने लाया, इन्होंने इस सरफेस को बोला गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है कि ऑलवेज अ क्लोज सरफेस, कि जो क्या हो चारों तरफ से बंद हो, खुला नहीं होना चाहिए। जैसे सीट ऑफ पेपर वो नहीं हो सकता। गॉसियन सरफेस का एग्जाम्पल है इस रूम के जो वॉल्स हैं, ये गॉसियन सरफेस का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने बोला कि गॉसियन सरफेस का शेप कैसा भी हो, अगर इसके अंदर का चार्ज Q है,
क्यू चार्ज इसके अंदर में है, तो इन्होंने बोला कि जो टोटल फ्लक्स फाई होगा वो सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होना चाहिए। कि कैसा भी हो डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए ऐसा कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर में तीन तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं। एक तो इसका जो कर्व है, ये ऊपर का क्लोजर नीचे का क्लोजर, अगर इसके अंदर चार्ज Q है तो किसी से कितना जाए, लेकिन जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स का वैल्यू किसके बराबर, जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होने वाला है। यही गॉस बोल के गए। डिपेंड नहीं करता है, अगर ये स्फेयर है तो भी वही होगा, कोन है तो भी वही होगा कि टोटल फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस से निकलेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये गॉस बोल के गए थे। तो इस आधार पे चलिए एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। क्या बोला जा रहा है कि इफ द चार्ज Q is kept on the center of a closed cylinder and the flux through the curve surface of this cylinder is phi, then the flux through any of its सर्कुलर एंड्स, कि फ्लक्स कितना होगा इसके किसी भी सर्कुलर एंड से ये हमको बताना है। चलिए अभी मान लीजिए क्या बोला गया है कि ऐसा कोई क्या है, ऐसा कोई सिलेंडर है अपने पास, सिलेंडर के अंदर में सेंटर पे चार्ज Q रखा गया है। तो देखो अपना गॉस क्या बोल के गया है कि जो फ्लक्स टोटल होना चाहिए, कि चाहे जिधर से भी वो निकले, कि यहां एक अगर फाउंटेन है तो वाटर जेट सिलेंडर है, 3D में सोचिए कि एक पाइप के बीचों बीच है जगह, तो वाटर जेट सभी डायरेक्शन में निकलेंगे, लेकिन सभी निकलने वाले लाइन का जो सम होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो निकलने का क्या क्या रास्ता है, या तो यहां से निकल जाए, तो इसको बोला मैंने जो ये वाला जो बंद करने वाला ढक्कन है इससे निकला वो φ1 है। जो यहां से निकल जाए इसको मैंने क्या बोला, जो यहां से निकल गया उसको बोला φ2 है, और जो यहां से निकल गया इसको क्या बोला, इसको बोला φ3 है। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि चाहे φ1 टोटल में तीनों को जोड़ना पड़ेगा, कि कुछ पानी 1 से निकला, कुछ 2 से निकला, और फाइनली कुछ पानी जो है वो 3 से निकल रहा है, और इसका वैल्यू किसके बराबर, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर। अब 1 देखो यहां पे सिमेट्री से एक बात तो बोल सकते हैं, सिमेट्री से एक बात क्या बोल सकते हैं कि जितना इधर से निकलेगा उतना ही उधर से निकलेगा। यहां से देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो सिमेट्री से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 और 3 जो इसके सर्कुलर एंड्स हैं वहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 3 से बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखिए ये हो गया φ1। अब देखो क्वेश्चन में तो खुद ही बोला है जो कर्व सरफेस है वहां से निकलने वाले फ्लक्स को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, φ के बराबर। तो जो कर्व वाला सरफेस है वहां से φ निकला, और सिमेट्री से तो जानते ही है
3 और 1 किसके बराबर है, एक दूसरे के। यहां से देखिए टोटल चार्ज Q है, डिवाइडेड बाय अगर एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो यहां से देखिए 2φ1 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इसके बराबर। तो फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द सर्कुलर क्लोजर 1/2 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई इसके बराबर होगा, कि ये यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू होने वाला है इस केस में। तो अब जो अगला बात हम लोगों को देखना है वो क्या है, अगला बात जो हम लोगों को देखना है वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ क्या, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करके। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या देखना होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप प्रोसेस जान भी लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोसेस जानो या फिर प्रोसेस ना जानो, इसमें आपको 3-4 लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फील्ड ड्यू टू पहला जो होगा वो होगा ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। कि देखिए अगर फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज देखोगे तो इस तरीके का एक लाइन ऑफ चार्ज है जिसको क्या मिला है, कुछ चार्ज दे दिया गया है जिसका कोई और छोर नहीं है, इसके कारण फील्ड आपको निकालना है। तो ये डेरिवेशन सब अपने स्टेज में आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर E का वैल्यू निकालने के लिए जाइएगा तो E का वैल्यू होता है लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बस इस बात को आपको याद रखना है। ये सब जितना भी फॉर्मूला आएगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में, सारा फॉर्मूला को याद रखना है और कुछ नहीं है। अगर मान लो फाइनल एग्जाम में देखो कोई आदमी बहुत रिसर्च करके बैठा हुआ है, उसका कुछ नहीं होगा, निकलेगा एग्जाम वही आदमी का जो आदमी एकदम बेसिक कितना अच्छा से जानता है और जिसका कितना नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि कॉन्सेप्ट किसका कितना ज्यादा क्लियर है, नंबर संख्या, कि एक चैप्टर से कुछ नहीं होने वाला है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और फाइनल नीट का पेपर इतना इजी रहेगा कि लगेगा कि भाई इतना इजी भी इमेजिन हो सकता है। पिछला साल जो स्टूडेंट लोग एग्जाम दिया, जब वो लोग अगला दिन एग्जाम का अगला दिन कॉल किया तो पहला बात यही बोला था कि वो लोग का टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहा था, किसी का 90 आ रहा था, 100 आ रहा था, वो लोग घबरा रहा था कि हमारा क्या होगा। अरे टेस्ट सीरीज में जैसे मान लो यहाँ पे टेस्ट सीरीज हो या किसी अन्य इंस्टीट्यूट का हो रहा हो, टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन का लेवल है वो जानबूझ के बढ़ा करके दे दिया गया है कि टेस्ट सीरीज जो है वो तो घर में बैठ के स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, एक तरीके से अपना इंस्टीट्यूट अपने लिए घर जैसा है, तो वो वहां पे दे रहा है, तो वहां पे वो बहुत कंफर्ट में है। अगर वहां पे इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो 180 स्कोर कर देगा। लेकिन जो फाइनल नीट देने जाएगा उस दिन जो होगा स्टूडेंट तो आधा तो एग्जॉस्ट हो जाता है इस बात से, सेंटर पे जाओ, कहाँ मेरा नाम है, कहाँ जाना है, वो सबसे पैनिक क्रिएट होता है। फिर एग्जाम के दौरान 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो पैनिक क्रिएट होता है। तो वो सब को देखते हुए जो फाइनल पेपर है उन सभी स्टूडेंट का यही कमेंट था कि जैसे आप बोलते थे कि हाँ बहुत इजी आएगा, घबराने का बात नहीं है, फाइनल दिन एकदम इजी टू इजी पेपर आएगा, 150 इजीली स्कोर कर सकते हैं, इससे प्लस की बात है, कम का बात नहीं है। बट ध्यान क्या रखना है कि सब कॉन्सेप्ट A to Z, खाली A to Z आना चाहिए, बस हो गया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है कि एकदम उस कॉन्सेप्ट में बहुत डीप ही उतरना है, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। और फाइनल दिन अगर सारा चीज याद करके जाते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट होना ही होना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को इससे आगे अगले क्लास में देख लिया जाएगा। चलिए आज इतना पे ही छोड़ देते हैं।